नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के अध्याय नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हम सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे अगला जो अध्याय है वो है संघवाद के बारे में। सत्ता की साझेदारी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में चर्चा हमने की। उसमें जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण या जो सत्ता का बंटवारा होता है उसी का नाम है संघवाद। ये शासन की एक प्रणाली है। शासन की एक प्रणाली है, कौन सी? संघवाद। तो देखिए, संघवाद की परिभाषा कि किसी भी राष्ट्र की या देश की, किसी भी राष्ट्र की या देश की सरकार की शक्तियों का विभाजन अनेक इकाइयों में करना संघवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। ये हो गई संघवाद की परिभाषा। संघवाद की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी देश की सरकार की शक्तियों का विभाजन अनेक इकाइयों में करना क्या कहलाता है? संघवाद। या आप सिंपल वे में ये भी कह सकते हो कि शासन की शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है? संघवाद। बंटवारा किस तरीके से होगा? जैसे देखिए कि शक्तियां सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही ना रहे, केंद्र सरकार से शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है किसको? राज्य सरकारों को। किसको किया जाता है? राज्य सरकारों को। राज्य सरकार से शक्तियां फिर स्थानीय सरकारों को प्रदान की जाती है। किसको की जाती है? स्थानीय सरकार को। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से ये शक्तियों का क्या हो गया? बंटवारा। क्योंकि यहाँ पर जो शक्तियों का बंटवारा, जैसे केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य सरकार से स्थानीय सरकार। अब पावर्स या शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास ही नहीं रहेगी। यहाँ पर केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य सरकार से स्थानीय सरकारों के पास में शक्तियों का क्या होगा? वितरण होगा। ठीक है। इसके बाद में संघवाद की जो शासन प्रणाली है, इसमें भी दो प्रकार से ये गठित किए जाते हैं। इसमें एक है संघवाद में भी दो प्रकार के शासन प्रणाली होती है। इसमें एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघवाद में भी कितनी प्रणाली होती है? दो। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था और एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। अब देखिए एकात्मक और संघात्मक में क्या अंतर है। देखिए विद्यार्थियों, एकात्मक में क्या होगा? एकात्मक में शासन का एक स्तर होता है, ठीक है। संघात्मक में क्या हुआ कि शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर क्या होगा? इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां, इसमें सिर्फ शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास रहती है। इसमें शक्तियां किसके पास में रहती है? केंद्र सरकार के पास में। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां हैं वो शक्तियों का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। शक्तियों का बंटवारा किया जाता है।
इसमें एकात्मक में शक्तियां जो है सिर्फ केंद्र सरकार के पास में रहेगी, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें शक्तियां केंद्र से राज्य सरकार और राज्य से स्थानीय सरकार। ठीक है। तीसरा जो अंतर इसमें है वो ये है, इसमें राज्य सरकार केंद्र के प्रति उत्तरदायी होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य सरकार जो होती है वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो ये केंद्र सरकार है ये राज्य सरकारों को अपना कार्य करने के लिए आदेश दे सकती है। एक प्रकार से यूं कहें कि राज्य सरकार केंद्र के अधीन होकर के कार्य करती है। राज्य सरकार जो है वो केंद्र के अधीन होकर के कार्य करती है। दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ जो राज्य सरकार है वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो कुछ विशेष कार्य के लिए ही केंद्र का आदेश मानती है। ठीक है। तो राज्य सरकार है वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। क्योंकि राज्य सरकार के पास स्वयं की शक्तियां होती है, स्वयं की क्या होती है, पावर्स या शक्तियां होती है। इसलिए राज्य सरकार है वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर के सिर्फ वो अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है। चौथा जो अंतर देखेंगे वो ये है, इसमें राज्य सरकार वो केंद्र के प्रति जवाबदेह होती है। केंद्र के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। कोई भी कार्य करती है उसके लिए वो जवाबदेह किसके प्रति है, केंद्र सरकार के प्रति। यहाँ जो राज्य सरकार है वो केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होकर के जनता के प्रति जवाबदेह होती है। किसके प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था के जो उदाहरण है वो ये है, फ्रांस हो गया और प्लस में ब्रिटेन हो गया। ठीक है। फॉर एग्जांपल ले दो फ्रांस और ब्रिटेन का। संघात्मक में उदाहरण ले हम तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। ठीक है। तो ये था एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में बनेगा वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है कि संघवाद की विशेषताएं क्या क्या होगी। संघवाद की विशेषताएं क्या क्या होगी। संघवाद की परिभाषा मैंने आपको बता दी। फिर संघवाद की जो प्रणाली है एकात्मक और संघात्मक, उसके अंतर मैंने आपको बता दी कि एकात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है। इसके बाद में हम करेंगे संघवाद की विशेषताएं। क्या है, संघवाद की विशेषताएं। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, संघवाद की विशेषताएं। संघवाद की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। इसमें पहली विशेषता है शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। पहली विशेषता यह है विद्यार्थियों संघवाद की कि शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। इसमें जैसा कि पहले मैंने आपको बताया संघवाद में क्या होता है, संघवाद में जो शक्तियां हैं, जो पावर्स है गवर्नमेंट के, वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास नहीं रहते। केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को, राज्य सरकार से स्थानीय सरकारों को प्रदान किए जाते हैं। तो इसलिए एक स्तर हो गया केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय। तो शासन के कितने स्तर होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है। दूसरी जो अपनी विशेषता है वो है अपना अपना अधिकार क्षेत्र।
अपना अपना अधिकार क्षेत्र, अपना अपना अधिकार क्षेत्र। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार की अलग शक्तियां होंगी, केंद्र सरकार की अलग शक्तियां होंगी। वे अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के अंदर करेंगे। कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कहाँ करेगी, केंद्र सरकार कहाँ करेगी। तो संविधान के अंदर उनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। तीसरी जो विशेषता है वो ये है सर्वोच्च संविधान। तीसरी जो विशेषता है सर्वोच्च संविधान। सर्वोच्च संविधान का क्या अर्थ है? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान अवश्य होता है। तो संघवाद में क्या होगा कि किसी भी राष्ट्र के अंदर अगर संविधान है और संविधान अवश्य होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जहां भी संघवाद प्रणाली है तो वहां पर संविधान क्या होगा, सर्वोच्च होगा। संविधान में जो लिखित कानून है, संविधान में जो लिखित कानून है उस कानूनों के अनुसार ही आपके केंद्र सरकार प्लस में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य जो करेगी वो किसके अनुसार करेगी, संविधान के अनुसार या संविधान में लिखित कानूनों के अनुसार। तो संविधान क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया। तीसरी विशेषता ये है। चौथी विशेषता जो है संघवाद की वो है सुदृढ़ संविधान। क्या है, सुदृढ़ संविधान। सुदृढ़ संविधान का मतलब यह है कि संविधान अपने आप में मजबूत है, कठोर है। कि संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना हो, कोई संशोधन करना हो तो अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती, अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती। वो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या करेगी, संविधान में परिवर्तन कर सकती है। अगर कोई कानून में परिवर्तन करना है, कोई नया कानून लेके आना है या किसी कानून को रद्द करना है तो ये जो फैसले होते हैं ये सिर्फ केंद्र सरकार नहीं करेगी, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के करेगी। ठीक है। तो सुदृढ़ संविधान। फिर जो विशेषता है वो ये है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। संघवाद में जो अगली विशेषता आपकी बुक में दे रखी है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना इसलिए की गई है कि अगर केंद्र या राज्य सरकारें अगर किसी ऐसे कानून का निर्माण कर देती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, ठीक है, तो उस कानून की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, न्यायपालिका को। न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द करने का कार्य भी कर सकती है। दूसरा जो न्यायपालिका कार्य क्या है, जैसे केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद हो गया या राज्य प्लस राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद हो गया, जैसे राजस्थान और पंजाब सरकार के मध्य कोई विवाद है या राजस्थान प्लस केंद्र सरकार के मध्य कोई विवाद है, तो ऐसे विवादों का निपटारा करने का कार्य कौन करती है, वो करती है न्यायपालिका। ठीक है। अगली जो आपकी विशेषता है वो ये है वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता का अर्थ ये होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के आय के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं कि केंद्र सरकार कहां से टैक्स वगैरह वसूल करेगी, राज्य सरकार कहां से वसूल करेगी, केंद्र सरकार के आमदनी के स्रोत क्या है, राज्य सरकार की आमदनी के स्रोत क्या है। तो ये उनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं या उनके विषय निर्धारित किए गए हैं कि वित्तीय स्वायत्तता में जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की आमदनी के स्रोत वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है। राज्य सरकार कहां से कर वसूल करेगी या केंद्र सरकार कहां से कर वसूल करेगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। दोबारा एक बार रिवाइज के रूप में, तो संघवाद की विशेषताएं जो हमने की है, शासन के दो या दो से अधिक स्तर, अपना अपना अधिकार क्षेत्र, सर्वोच्च संविधान, सुदृढ़ संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, वित्तीय स्वायत्तता। ठीक है। ओके, थैंक यू। और करेंगे अगली क्लास में।